टकली बहू। सीता अपने छोटे बेटे किशन के लिए एक अच्छी बहू तलाश कर रही थी। किशन एक हाथ से अपाहिज था, इसलिए कोई भी उससे शादी करने के लिए तैयार नहीं था। अरे नहीं सीता बहन, आपका बेटा तो अपने काम भी ढंग से नहीं कर सकता। हम अपनी बेटी की शादी ऐसे लड़के से हरगिज नहीं करवा सकते। हमें माफ कीजिए, हम चलते हैं। इसी तरह किशन के लिए कई रिश्ते आए और लौट गए, लेकिन कोई भी किशन से शादी करने के लिए तैयार नहीं था। बेटा किशन, तू ऐसे उदास मत हो। देखना, तेरी माँ तेरे लिए इस शहर की सबसे खूबसूरत दुल्हन लेकर आएगी। तू चिंता मत कर बेटा। सीता की बड़ी बहू सलोनी हमेशा किशन के अपाहिज होने का मजाक बनाती थी। एक दिन सलोनी ने कहा, देखना, अब इस लूले की शादी कभी नहीं होगी। जो मैंने कहा था मेरी चाची की लड़की प्रिया से इसकी शादी करा दो, तब तो बड़े नखरे थे आप सबके। वो काली है, अनपढ़ है, अब तो इसके लिए कोई लूली लंगड़ी भी हाँ कर दे, वही बहुत है। बहू, अपनी जवान को थोड़ा लगाम दिया कर। देखना, मैं इसके लिए तुझसे भी कई गुना खूबसूरत लड़की लेकर आऊंगी, ये मेरा वादा है। सलोनी को अपनी खूबसूरती पर बहुत घमंड था। वो अपने आप को सबसे खूबसूरत और होशियार समझती थी, इसलिए वो सबको अपने काबू में रखना चाहती थी। वो घर के नौकरों पर अपना हुक्म चलाती और खुद आराम करती। एक दिन पंडित हरिराम एक लड़की मोना का रिश्ता लेकर आते हैं। सबको मोना बहुत पसंद आती है, क्योंकि मोना बहुत ही खूबसूरत थी। कुछ ही दिनों में मोना और किशन की शादी हो जाती है। मोना सीता के घर बहू बनकर आ जाती है। मोना की खूबसूरती से सलोनी को बहुत जलन होती है। पता नहीं इस लड़की ने इस लूले में ऐसा क्या देखा जो इतनी खूबसूरत होने के बावजूद इस लूले से शादी करने के लिए तैयार हो गई। अब मोना ने पूरे घर की सारी जिम्मेदारी उठा ली थी और सबका बहुत अच्छे से ख्याल भी रखती थी, इसलिए सब मोना से बहुत खुश थे। ये लीजिए माँ जी, आपकी मसाला चाय, और काका आपके लिए ये पकोड़े। एक तू है जो दिन भर कामों में लगी रहती है, और एक वो महारानी है जो किसी काम की नहीं है, बस हर वक्त पैसे उड़ाने और सजने संवरने के लिए पार्लर में बैठी रहती है। बहू, कल पास की औरतें तेरी मुंह दिखाई के लिए आने वाली है। मैंने तो गर्व से सबको कहा है कि मेरी छोटी बहू से खूबसूरत इस दुनिया में कोई नहीं। आज तो बहू मैं ही तुझे तैयार करूँगी। जैसी आपकी इच्छा माँ जी। थोड़ी देर बाद सीता देसी घी और हल्दी लेकर मोना के पास आती है। मोना बहू, ला, मैं तेरे सर पर ये देसी घी की मालिश कर देती हूँ। इससे बाल मुलायम और खूबसूरत हो जाते हैं। देख तो तेरे बाल कितने रूखे सूखे हैं, जैसे नकली बाल हो। आ इधर आ, आज मैं तेरे सर की मालिश कर देती हूँ। बैठ बहू। मालिश का नाम सुनकर मोना घबरा जाती है। वो माँ जी, मुझे कुछ काम है, मैं बाद में मालिश करा लूंगी। इतना कहकर मोना अपने कमरे में चली जाती है और अपने सर पर लगे विग को ठीक करने लगती है। तभी सलोनी मोना को देख लेती है। ओह माय गॉड, अच्छा तो असल में ये महारानी टकली है और बिग लगाकर सबको बेवकूफ बना रही है। कल मुंह दिखाई के समय अब मैं इसका भांडा फोड़ दूंगी। अगले दिन सब औरतें मोना की मुंह दिखाई के लिए सीता के घर आती है। तब सलोनी अपनी चाल चलती है। अरे मोना, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? अरे ये साड़ी कैसे पहनी है? ला, मैं पिन लगा देती हूँ। सलोनी मोना की साड़ी के पल्लू को मोना के नकली बाल में पिन लगाकर जानबूझकर फंसा देती है और मोना को मुंह दिखाई के लिए बाहर ले आती है। जैसी ही एक औरत मोना की मुंह दिखाई के लिए साड़ी का पल्लू हटाती है, पिन से फंसा हुआ मोना का विग भी निकल जाता है और सब औरतें हंसने लगती है। हाय दैया, ये तो टकली है, इसके तो बाल ही नहीं है। सीता बहन, तुमने तो कहा था तुमने अपने बेटे के लिए हूर की परी ढूंढी है, लेकिन ये महारानी तो टकली निकली। सभी औरतों ने सीता और मोना का खूब मजाक बनाया और फिर वहाँ से चली गई। अब सीता मोना के बोले झूठ की वजह से उससे नफरत करने लगी थी। इतना बड़ा झूठ बोला, मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद कर दी तुमने, इसलिए इतने दिन से भोली बनकर सबका ख्याल रख रही थी। अरे सब दिखावा था इसका, निकल जा इस घर से अभी। तभी वहाँ मोना का पति किशन आता है और कहता है, रुको माँ, मोना ने तो मुझे शादी से पहले ही सब कुछ सच सच बता दिया था, लेकिन उसकी ईमानदारी को देखते हुए मैंने ही उसे सच छुपाने की कसम दी थी। माँ, मुझ अपाहिज से शादी कर मोना ने मुझे और इस घर को कितने अच्छे से संभाला है। इंसान का तन नहीं मन खूबसूरत होना चाहिए, जो मोना का है। मुझे अपनी पत्नी पर गर्व है माँ।
किशन की बातें सुनकर सलोनी और सीता को अपनी भूल का एहसास होता है और वो मोना से माफी मांगकर दोबारा खुशी खुशी एक साथ रहने लगती हैं। इशिता अपने मामा मामी के साथ रहती थी। उसके मामा की भी एक बेटी थी जिसका नाम पूर्वी था। पूर्वी दिखने में बहुत खूबसूरत थी और इशिता बिल्कुल उसके विपरीत। पूर्वी इशिता को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, इसलिए वो आए दिन अपने मम्मी के कान भरती रहती थी। मम्मी, ये काली बिल्ली बिल्कुल नहीं पसंद मुझे। जब भी इसको देखती हूँ ना, मेरे सारे काम बिगड़ जाते हैं। मेरे लिए बहुत मनहूस है। एक तो आप लोगों ने इसका एडमिशन मेरे कॉलेज में ही करवा दिया है। मेरी सुंदरता देखो, अगर ये मेरे साथ कॉलेज जाएगी तो इतनी सुंदर होने के बाद भी लोग मेरा मजाक बनाएंगे। मैं भी इसे बिल्कुल पसंद नहीं करती हूँ, लेकिन तेरे पापा की वजह से मुझे तेरे कॉलेज में इसका एडमिशन करवाना पड़ा। मैं तो कभी भी नहीं चाहती थी कि तेरे कॉलेज में इसका एडमिशन हो। तेरे पापा ने तो बिल्कुल तेरी जगह दे रखी है इसको। जो तेरे लिए करते हैं वो इसके लिए भी करते हैं। मेरा बस चले तो मैं इसे अभी के अभी धक्के मार के घर से निकाल दूँ। पापा इसे ज्यादा चढ़ा कर रखते हैं, लेकिन आप इसे चढ़ा कर मत रखना। घर के सारे काम करवाना, इसको काम में इतना बिजी कर देना कि ये मेरे साथ कॉलेज जा ही ना पाए। इससे मेरी इंसल्ट नहीं होगी। ये सही कहा तूने। मैं अभी जाकर उसको सारे काम के बारे में बता देती हूँ। इतना बोलकर रीना इशिता के कमरे में जाती है और बोलती है, क्या किताब लेकर बैठी है? बर्तन पड़े हुए हैं, जाकर धो ले। अब से पूरे घर की सफाई भी तुझे ही करनी है। मामी, आपने मुझे अपने घर में रहने की जगह दी और मेरा कॉलेज में एडमिशन करवाया। आपका इतना एहसान है मेरे ऊपर। मुझे घर की सफाई करने में कोई परेशानी नहीं है। मैं हर रोज सारी सफाई कर दूंगी। इशिता अपनी किताब रख देती है और घर की सफाई करने चली जाती है। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। हर रोज रीना काम के बहाने इशिता को घर पर ही रोक लेती थी, जिसकी वजह से कई दिनों से इशिता कॉलेज नहीं जा पा रही थी। ये देखकर पूर्वी बहुत खुश होती है। एक दिन रीना बोलती है, इशिता, मैं और पूर्वी पार्टी में जा रहे हैं, इसलिए पूर्वी का गाउन निकाल दे और इसका अच्छे से मेकअप कर दियो। मैं भी आप दोनों के साथ चलूं? मेरा भी बहुत मन कर रहा है। तुझे अपने साथ हम अपनी बेइज्जती करवाने के लिए ले जाएं? पार्टी में इतने रईस लोग आएंगे और उनके सामने हम इस कार्टून को लेकर जाएंगे। तू आईना देखना भूल जाती है क्या? आईना देखा कर, तुझे तेरी असलियत हर रोज पता चलती रहेगी। तू इस घर की नौकरानी है और नौकरानी मालिक के साथ पार्टी में नहीं जाती है। तुझे मैंने इस घर में काम करने के लिए रखा है। आज के बाद कभी भी ये सोचने की जरूरत नहीं है कि हम तुझे अपने साथ कहीं लेकर जाएंगे। ये सुनकर इशिता उदास हो जाती है, लेकिन वो रीना को कुछ नहीं कहती है। उसके बाद इशिता पूर्वी का मेकअप करने लगती है। मेकअप हो जाने के बाद पूर्वी बोलती है, मैं जब पार्टी में चली जाऊंगी तो मेरे पीछे से मेरे किसी भी सामान को हाथ लगाने की कोई जरूरत नहीं है। ये मैंने अपनी लिपस्टिक रखी है, इसे तो बिल्कुल छूने की जरूरत नहीं है। ये बहुत ही ब्रांडेड है। मैं तुम्हारे कमरे में सिर्फ सफाई करने आती हूँ। मैंने कभी भी तुम्हारे मेकअप के किसी सामान को हाथ नहीं लगाया है, फिर अब क्यों लगाऊंगी? इतना बोलकर इशिता रीना के पास जाती है और बोलती है, मामी, आप दोनों पार्टी में जा रहे हो, इसलिए आपने मुझे खाना बनाने के लिए नहीं बोला, लेकिन मैं क्या खाऊंगी? सुबह की 2 रोटी पड़ी है, नमक तेल के साथ खा ले। अलग से तेरे लिए खाना बनाना मैंने जरूरी नहीं समझा। थोड़ी देर बाद दोनों माँ बेटी पार्टी में चले जाते हैं। इशिता उदास होकर 2 रोटी नमक तेल के साथ खा लेती है। अगले दिन इशिता दुकान से चीनी लेने जा रही थी, तभी रास्ते में उसे एक बूढ़ी अम्मा मिलती है। बेटी, मैं अपनी पोती के साथ रहती हूँ। हमारा एक दूसरे के अलावा इस दुनिया में कोई नहीं है। मैंने और मेरी पोती ने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। हमें बहुत भूख लग रही है। इशिता को अम्मा पर बहुत तरस आता है और वो चीनी खरीदने वाले पैसे से अम्मा को खाना खरीद कर दे देती है। अम्मा इशिता को आशीर्वाद देकर वहाँ से चली जाती है। इशिता बिना चीनी लिए घर जाती है। चीनी कहाँ है? चीनी लाने भेजा था ना तुझे? मामी, रास्ते में मुझे एक बेसहारा बूढ़ी अम्मा मिली। उन्होंने और उनकी पोती ने 2 दिनों से कुछ नहीं खाया था, इसलिए मैंने चीनी के पैसों से उन्हें खाना खरीद कर दे दिया। क्या? चीनी के पैसे तो लुटा कर आई है? तेरे बाप ने पैसे कमाए था या तेरी माँ ने? उन्हें तो पहले ही खा गई है। मामी, आप क्यों इतना गुस्सा कर रही हो? मैं तो अच्छा काम करके आई हूँ ना। इतना ही अच्छाई करने का शौक है ना तो खुद कमा कर कर। तूने मेरा नुकसान करवाया है, इसलिए तुझे दोपहर का खाना नहीं मिलेगा।
नहीं मामी, मुझे भूख लग रही है। मैंने इतना सारा काम तो किया है ना। ये सब मैं नहीं जानती, तुझे सजा मिलनी चाहिए। अगर मैंने तुझे अभी छोड़ दिया तो बाद में इससे भी ज्यादा लुटा कर आएगी। इशिता रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। माँ, पहले पापा गए और उसके बाद आप मुझे छोड़कर क्यों गई? मुझे आपकी बहुत याद आती है माँ। आपसे मैं जो मांगती थी वो आप मुझे देती थी, और यहाँ मुझे खाना भी नहीं सही से मिल रहा है। इससे अच्छा तो मैं मर ही जाती। यहाँ भी तो घुट घुट के मर रही हूँ। यहाँ तो कोई मुझे इशिता बोलता ही नहीं है। उन्होंने तो मेरा नाम ही काली बिल्ली रख दिया है। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तभी अचानक इशिता के सामने एक लिपस्टिक प्रकट हो जाती है। लिपस्टिक कहाँ से आई? मैं तो कभी लिपस्टिक का इस्तेमाल नहीं करती हूँ। तभी एक आवाज आती है, इशिता। अरे, ये तो माँ की आवाज है। हाँ, मैं तुम्हारी माँ हूँ और लिपस्टिक मैंने ही तुम्हें दिया है। तुम लिपस्टिक लगा लो, उसके बाद इसका कमाल देखना। माँ, मुझे आपसे और बात करनी है। इशिता के इस बात का कोई जवाब नहीं आता है तो इशिता समझ जाती है कि माँ चली गई है। माँ के जाने के बाद इशिता लिपस्टिक लगाती है और लिपस्टिक लगाते ही वो बहुत ज्यादा सुंदर हो जाती है। इशिता खुद को आईने में देखती है और अपना नया रूप देखकर बहुत खुश होती है। अरे वाह, माँ की जादुई लिपस्टिक लगाकर तो मैं बहुत खूबसूरत हो गई। अब मुझे कोई काली बिल्ली नहीं कहेगा। माँ ये दुनिया छोड़कर चली गई है, लेकिन फिर भी मेरा ध्यान रखती है। उसी वक्त रीना और पूर्वी इशिता के कमरे में आती है और इशिता को देखकर दोनों हैरान रह जाती है। अभी थोड़ी देर पहले तो तू काली बिल्ली जैसी लग रही थी, अचानक इतनी खूबसूरत कैसे हो गई? मुझे सच बता। हाँ मम्मी, अचानक ऐसा क्या हुआ जो इसका रूप इतना बदल गया? ये तो मेरे से भी ज्यादा सुंदर हो गई है। मम्मी कुछ भी करो, लेकिन ये मेरे से ज्यादा सुंदर नहीं लगनी चाहिए। रीना इशिता के हाथ मोड़ देती है और बोलती है, तुझे सुनाई नहीं दे रहा है क्या? मैं तुझसे क्या पूछ रही हूँ? ऐसा क्या हुआ है जो तो खूबसूरत हो गई? रीना इशिता को बहुत मारती है, लेकिन इशिता फिर भी जादुई लिपस्टिक के बारे में नहीं बताती है। रीना मारते मारते थक जाती है। उसके बाद इशिता रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है और रीना पूर्वी से कहती है, देखा, मैंने इसकी इतनी पिटाई की, लेकिन फिर भी इसने नहीं बताया। जब ये सो जाएगी तब इसके कमरे में जाकर देखेंगे। रात को इशिता सो जाती है। उसके बाद रीना उसके कमरे में जाती है। रीना को लिपस्टिक नजर आती है। इसके कमरे में लिपस्टिक कहाँ से आई? ये तो लिपस्टिक का इस्तेमाल नहीं करती थी। पूर्वी की लिपस्टिक तो लग नहीं रही है। लगता है इस लिपस्टिक में ही कुछ राज है। रीना लिपस्टिक को लेकर पूर्वी के पास जाती है। पूर्वी, ये लिपस्टिक मुझे इशिता के कमरे से मिली है। मुझे तो लगता है इसी का कमाल है सब कुछ, इसलिए तो इसे लगा ले। पूर्वी लिपस्टिक लगा लेती है। लिपस्टिक पूर्वी पर उल्टा असर करती है और वो काली हो जाती है। ये देखकर रीना रोने लगती है। ये क्या हो गया? अब तो पहले वाली इशिता जैसी हो गई है। रीना के रोने की आवाज सुनकर इशिता बाहर आ जाती है। पूर्वी को देखकर इशिता समझ जाती है कि ये सब कुछ उसकी माँ की दी हुई लिपस्टिक की वजह से हुआ है। मामी, आप मेरे कमरे से लिपस्टिक लेकर आई हो ना? ये कोई मामूली लिपस्टिक नहीं थी जो आपने पूर्वी को लगाने के लिए दे दिया। मैं अच्छे से जानती थी कि पूर्वी पर यह लिपस्टिक उल्टा असर करेगी, इसलिए मैं आपको इसके बारे में नहीं बता रही थी। ये सुनकर दोनों माँ बेटी को अपने किए पर पछतावा होता है और दोनों इशिता से माफी मांगने लगती है। उसके बाद इशिता लिपस्टिक से बोलती है, जादुई लिपस्टिक, मेरी बहन को पहले की तरह कर दो। इन्हें अपनी गलती का पछतावा है और मैं इनको परेशानी में नहीं देख सकती हूँ। अगले ही पल पूर्वी पहले की तरह हो जाती है। उस दिन से सब कुछ ठीक हो जाता है। रीना पूर्वी इशिता को एक जैसा प्यार करती थी और पूर्वी भी अपना सारा वक्त इशिता के साथ बिताती थी। इस तरह इशिता अपने परिवार के साथ हंसी खुशी जीवन व्यतीत करने लगती है। नीलम अपने पति और ननद के साथ रहती थी। उसकी 2 साल की बेटी थी जिसका नाम लावण्या था और वो दूसरी बार गर्भवती थी। जैसे ही सबको पता चलता है कि नीलम दूसरी बार गर्भवती है, ये खबर सुनकर सभी बहुत खुश होती हैं। 5 महीने बीत जाते हैं। तभी एक सड़क दुर्घटना में नीलम के पति की मौत हो जाती है।
उसके बाद से नीलम उदास रहने लगती है और कुछ ही महीनों बाद उसे फिर से एक बेटी होती है। उसकी दूसरी बेटी बहुत ही काली थी। नीलम खुद बहुत सुंदर थी और उसे सुंदर लोग ही अच्छे लगते थे। नीलम की दूसरी बेटी देखकर उसकी नंद पूर्णिमा बोलती है, भाभी ये कितनी काली है। हाँ सही कह रही है, ये कैसी भूतनी बेटी पैदा हो गई है। नीलम और पूर्णिमा दोनों बच्चों में उस दिन से भेदभाव करने लगते हैं। नीलम अपनी दूसरी बेटी का नाम दिशा रख देती है। दिशा बहुत छोटी थी, लेकिन फिर भी नीलम उसका अच्छे से ध्यान नहीं रखती थी और ना ही पूर्णिमा। एक दिन दिशा बहुत रो रही थी। अरे भाभी देखो तो, ये आपकी बेटी क्यों रो रही है। अरे पता नहीं क्या सारा दिन रोती रहती है। छोड़ दे, रोने दे। इस पर ध्यान देने के अलावा भी मेरे पास बहुत काम है। हाँ भाभी, मैं लावण्या को अपने साथ बाहर लेकर जा रही हूँ। इस तरह वो लोग दिशा के साथ बहुत भेदभाव करते थे। 10 साल बीत जाते हैं और दोनों बच्चे बड़े हो जाते हैं। बड़े होने के बाद लावण्या के बाल बहुत लंबे और घने हो जाते हैं, लेकिन दिशा के सर पर गिनती के 3 या 4 बाल ही थे। इस वजह से लावण्या दिशा का बहुत मजाक बनाती थी। एक दिन आईने के सामने रोते हुए दिशा बोलती है, मैं आज ही पूरी की पूरी गंजी हो जाऊंगी। 3-4 बाल रहने से अच्छा कि मेरे सर पर बाल ही ना हो। ये बोलकर दिशा अपने सर पर कैंची से 3-4 बाल भी हटा देती है और कमरे में बैठकर रोती रहती है। तभी लावण्या उसके कमरे में आती है और ये देखकर हंसने लगती है। हाँ, 3-4 बाल हटाकर तूने बहुत अच्छा किया, अब अच्छी लग रही है तू। लावण्या को अपने लंबे बालों पर बहुत घमंड था और उसकी मम्मी बुआ ने उसकी खूबसूरती और लंबे बालों की वजह से उसकी तारीफ कर करके उसे और चढ़ा रखा था। तभी दरवाजे के बाहर से एक गरीब बूढ़ी औरत की आवाज आती है, इस गरीब को कुछ खाने के लिए दोगे, बहुत भूख लग रही है। बूढ़ी औरत की आवाज सुनकर नीलम बाहर आती है और बोलती है, भीख मांगते हुए शर्म नहीं आती? जाओ यहाँ से, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। गरीब बूढ़ी औरत को बहुत जोर से भूख लगी थी, इसलिए वहाँ से नहीं जाती और फिर से खाना मांगती है। नीलम गरीब बूढ़ी औरत के हाथ पकड़ती है और उसे अपने घर से दूर ले जाती है। अब मेरे घर के आसपास कभी मत नजर आना। इतना बोलकर नीलम अपने घर वापस आ जाती है। दिशा ये सब देख लेती है। वो चुपके से किचन में जाती है और 2 रोटी निकालती है। दिशा दोनों रोटी को चुपके से गरीब बूढ़ी अम्मा के पास ले जाती है और उसे दे देती है। गरीब बूढ़ी अम्मा दिशा को आशीर्वाद देती है और 2 रोटी लेकर वहाँ से चली जाती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। तभी एक दिन लावण्या नीलम से कहती है, मम्मी मुझे 5000 के खिलौने चाहिए। 5000 के खिलौने? ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। अभी इस वक्त मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। मुझे नहीं पता, मुझे खिलौने चाहिए। अरे भाभी दे दो ना, कुछ इंतजाम कर लो, हो जाएगा। लावण्या खिलौने ले रही है और मुझे क्या दोगी मम्मी? तुझे कोई कुछ नहीं दे रहा है, शर्म नहीं आती कुछ मांगने में? शर्म क्यों आएगी, मैं भी तो लावण्या की तरह ही मम्मी की बेटी हूँ। नहीं काली गंजी, तू मेरी बेटी नहीं है। तुझे अपनी बेटी कहते हुए मुझे शर्म आती है। मैं तो उस दिन को कोसती हूँ जिस दिन तेरे जैसी बेटी मुझे पैदा हुई। तेरे पैदा होने से कुछ महीने पहले तेरे पापा की मौत हो गई थी। तू तो इस घर के लिए मनहूस है। तभी लावण्या हंसते हुए बोलती है, मैं तुझे कहती हूँ ना, तू हमारे घर की नौकरानी है, ना कि मेरी बहन। आज पता चल गया, अब तो मम्मी ने भी ये बात बोल दी है। दिशा को बहुत बुरा लगता है और वो रोते हुए वहाँ से चली जाती है। नीलम घर चलाने के लिए ब्यूटी पार्लर में काम करती थी। उसके पास खिलौने खरीदने के लिए 5000 रुपए नहीं थे, इसलिए वो पार्लर की मालकिन से 5000 रुपए उधार ले लेती है और लावण्या के लिए बहुत सारे खिलौने लेकर घर जाती है। वहीं दूसरी तरफ दिशा के स्कूल की टीचर बार बार उसे स्कूल फीस देने के लिए बोल रही थी, लेकिन नीलम उसके स्कूल की फीस नहीं भर रही थी, जिसकी वजह से दिशा का स्कूल से नाम काट दिया जाता है। दिशा रोते हुए नीलम को बोलती है, मम्मी आपने मेरे स्कूल की फीस नहीं दी, इसलिए स्कूल से मेरा नाम काट दिया गया है। मैं यही चाहती थी, इसलिए मैंने तेरी फीस नहीं भरी थी। अरे तू गंजी काली है, इसलिए तेरे से कोई शादी नहीं करेगा। फिर बेवजह तेरी पढ़ाई में मैं पैसा खर्च क्यों करूं?
लावण्या के स्कूल की फीस तो टाइम से दे दी जाती है और उसके लिए इतने महंगे खिलौने भी आते हैं, पर मेरे लिए आप मेरी पढ़ाई का खर्चा भी नहीं कर सकती हो। भाभी, आपको नहीं लगता ये ज्यादा बोलने लगी है? हाँ, देख रही हूँ कुछ दिनों से हर बात पर कुछ न कुछ बोलती ही है। ज्यादा जुबान चलने लगी है, लगता है इसकी जुबान काटनी पड़ेगी। ठीक है, नहीं कर रही मैं पढ़ाई, अब तो खुश हो ना आप लोग। ये सुनकर दिशा रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। नीलम अक्सर लावण्या की ख्वाहिश पूरी करने के लिए पार्लर की मालकिन से पैसे उधार लिया करती थी। तभी एक दिन पार्लर की मालकिन उसके घर आती है। नीलम, तूने मेरे से अब तक 25,000 रुपए उधार लिए हैं, कब वापस करेगी मेरे पैसे? दीदी, अभी तो मेरे पास आपको देने के लिए पैसे नहीं हैं। तुझे 3 दिन का समय दे रही हूँ, मुझे मेरे पैसे मिल जाने चाहिए। अगर तूने ऐसा नहीं किया तो मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। इतना बोलकर मालकिन चली जाती है। नीलम अपने मन में सोचती है, हे भगवान, 3 दिन तो बहुत कम समय है। मेरे पास तो मुश्किल से उतने ही पैसे हैं जिससे घर का राशन आ सके। इतने कम समय में मैं इतने सारे पैसे कहाँ से लाऊंगी? तभी पूर्णिमा आती है और नीलम से कहती है, भाभी, ये गंजी हमारे काम कब आएगी? इसे बोलो ये उधार के पैसे बाहर से कमा कर लाएगी। हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। मैं अभी जाकर उसे बोलती हूँ। उसके बाद नीलम दिशा के कमरे में जाती है और बोलती है, वैसे भी अब तुझे स्कूल नहीं जाना है, इसलिए घर बैठे रहने से अच्छा है कि बाहर जाकर कुछ पैसे कमा। काम? कौन देगा मुझे काम? जंगल से लकड़ियाँ लाकर बाजार में बेच। लकड़ियों की बिक्री बहुत होती है, क्योंकि कोई भी लकड़ियाँ तोड़ना खुद से नहीं चाहता है और बाजार से खरीदना पसंद करता है। अगले दिन से दिशा जंगल से लकड़ियाँ लाकर बाजार में बेचना शुरू कर देती है। लकड़ियाँ काटने में उसके हाथ पैर में बहुत चोट आती थी। वो रोते हुए लकड़ियाँ काटती थी और बाजार में बेच देती थी। उसे थोड़ी बहुत कमाई भी हो जाती थी और सारे पैसे नीलम ले लेती थी। एक दिन दिशा को बस 400 रुपए की कमाई हुई थी। ये क्या, आज सिर्फ 400 रुपए? कहीं तूने पैसे दबा कर तो नहीं रखे हैं? मैं पैसे दबाकर क्यों रखूंगी? आज कम लोगों ने लकड़ियाँ खरीदी है। नीलम दिशा को जोरदार तमाचा लगाती है। ये जोरदार तमाचा तुझे हमेशा याद रहेगा, इसलिए अब तू कभी भी इतनी कम कमाई करके नहीं आएगी। अरे वाह मम्मी, तमाचे की आवाज सुनकर मुझे बहुत मजा आया। चलो मम्मी, अब मुझे बहुत भूख लग रही है। उसके बाद सारे खाना खाने चले जाते हैं। अगले दिन जोरदार बारिश होने लगती है, जिसकी वजह से सारी लकड़ियाँ भीग जाती हैं। अरे, ये सारी लकड़ियाँ तो भीग गई है, अब इसे कौन खरीदेगा? लेकिन बिना पैसों के मैं घर नहीं जा सकती हूँ, इसलिए आज मैं घर नहीं जाऊँगी। तभी दिशा की नजर उसी गरीब बूढ़ी अम्मा पर जाती है, जिसे उसने चुपके से रोटी दी थी। दिशा गरीब बूढ़ी अम्मा के पास जाती है। आप तो वही हो ना जिसे मैंने रोटी दी थी? हाँ, मैं वही हूँ। वैसे तुम इस जंगल में अकेले क्या कर रही हो? दिशा गरीब बूढ़ी अम्मा को सारी बातें बताती है। उसकी बातें सुनकर गरीब बूढ़ी अम्मा को उस पर बहुत तरस आता है। वैसे आप यहाँ पर क्या कर रही हो? आपको तो आराम करना चाहिए। तभी वो गरीब बूढ़ी अम्मा परी बन जाती है। दिशा ये देखकर हैरान रह जाती है। तभी परी बोलती है, मैं असल में एक परी हूँ। मैं अपनी सजा की वजह से बूढ़ी अम्मा बनकर घूम रही थी। दरअसल मैंने परीलोक में एक गरीब बेसहारा की मदद नहीं की थी, इसलिए रानी परी ने मुझे सजा दिया कि जब तक मैं किसी नेक दिल इंसान की मदद नहीं करूँगी, तब तक मैं ऐसी ही बूढ़ी अम्मा बनकर पृथ्वीलोक पर रहूँगी। तुम बहुत नेक दिल हो, इसलिए तुम्हारे सामने मैं अपने असली रूप में आ गई और अब मैं तुम्हारी मदद करूँगी। इतना बोलकर परी एक सोने का हेयर बैंड प्रकट करती है। ये जादुई सोने का हेयर बैंड तुम्हारी सारी इच्छा पूरी करेगी। इतना बोलकर परी वापस अपने परी देश लौट जाती है। दिशा सोने का हेयर बैंड हाथ में लेकर बोलती है, अगर तुम सच में जादुई हेयर बैंड हो तो मेरे बाल भी लावण्या की तरह लंबे और घने कर दो। इतना बोलकर दिशा अपने सिर पर हेयर बैंड रखती है। उसके बाद उसके लंबे काले घने बाल आ जाते हैं। यहाँ तक कि उसका चेहरा भी गोरा खूबसूरत हो जाता है। ये देखकर दिशा बहुत खुश होती है। अरे सच में, मैंने तो इसे बालों के लिए कहा था, लेकिन इसने तो मुझे खूबसूरत भी बना दिया। एक काम करती हूँ, मम्मी ने जो मालकिन से उधार लिया है वो सारे पैसे जादुई सोने की हेयर बैंड की मदद से मैं चुकता कर देती हूँ।
उसके बाद दिशा जादुई हेयर बैंड से 25,000 रूपए मांगती है। जादुई सोने का हेयर बैंड उसे 25,000 रूपए दे देता है। वो उसी वक्त अपने घर जाती है, तभी पार्लर की मालकिन आ जाती है। नीलम, हो गए तेरे 3 दिन, अब मुझे पैसे चाहिए। दीदी, मैं अभी भी आपके पैसे नहीं दे पाऊंगी, मुझे माफ कर दो। मुझे कम से कम 3 महीने का समय चाहिए। ये सुनकर मालकिन गुस्सा हो जाती है और नीलम को थप्पड़ मारने के लिए अपने हाथ उठाती है। तभी दिशा वहाँ आती है और मालकिन के हाथ पकड़ लेती है। मालकिन, आप इस तरह किसी पर हाथ नहीं उठा सकती हो। आपको आपके पैसे चाहिए, वो मैं दे दूंगी, पर आप मेरी मम्मी से बदतमीजी मत करो। इतना बोलकर दिशा मालकिन को उसके पैसे दे देती है। मालकिन वहाँ से चली जाती है। नीलम को उस दिन अपने किए पर बहुत पछतावा होता है और वो दिशा से माफी मांगती है। मुझे माफ कर दे, अगर आज तो नहीं होती तो पता नहीं ये मालकिन मेरा क्या करती। मैंने कभी तेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, मुझे खुद पर शर्म आ रही है। कोई बात नहीं मम्मी, पर अब मुझे वादा करो कि मुझे भी अपनी बेटी की तरह प्यार दोगी। ये भी कोई बोलने वाली बात है। अब मैं तेरे और लावण्या में कोई भेदभाव नहीं करूंगी। मैं अपनी ही सगी बेटियों में भेदभाव कर रही थी। वैसे तेरे बाल इतने लंबे कैसे हुए, और तो दिखने में भी बहुत खूबसूरत लग रही है। दिशा जादुई सोने के हेयर बैंड के बारे में नीलम को बता देती है। उस दिन से पूर्णिमा और नीलम दिशा को भी प्यार करने लगती है। ये सब देखकर लावण्या को बहुत गुस्सा आता है। सब मेरे से ज्यादा इसे प्यार कर रहे हैं, मैं ये नहीं देख सकती। मैं इस लड़की को छोड़ूंगी नहीं। इतना बोलकर लावण्या दिशा के कमरे में जाती है और उसके ऊपर गर्म तेल डालने की कोशिश करती है, लेकिन तभी जादुई सोने के हेयर बैंड से तेज रोशनी आती है और लावण्या को गंजी कर देती है। इस तरह लावण्या को उसके किए की सजा मिल जाती है। उस दिन से लावण्या भी पूरी तरह से सुधर जाती है और सब हंसी खुशी रहने लगते हैं।